हाँ, डेटा सेंटर एक है, बाकी 2 उद्योग। अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है कि अस्पताल फिर से बहुत-बहुत अच्छा करने वाले हैं। समग्र रूप से हेल्थ केयर, क्योंकि भारत आज सबसे युवा पीढ़ी, सबसे युवा आबादी है, लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। तो जिस तरह की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है, वह बहुत बड़ी है और भारत को छोड़कर मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यह वहन करना मुश्किल है। नमस्कार और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में, एक शैक्षिक श्रृंखला जिसमें हम आपको उन नेताओं की अंतर्दृष्टि लाते हैं जो भारत की वित्तीय व्यवस्था को आकार दे रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं श्री विजय भरड़िया। वे वॉलफोर्ट पीएमएस के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी हैं। एक ऐसा व्यवसाय जिसने पारिवारिक स्वामित्व और संचालन से लेकर पेशेवर रूप से प्रबंधित भारत के इक्विटी बाजारों में अग्रणी बनने तक का विकास देखा है। श्री भरड़िया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मनी टीवी मुझे आमंत्रित, धन्यवाद। तो शुरुआत में मैं आपकी वित्तीय सेवाओं की दुनिया में यात्रा को समझना चाहूंगी और आपके करियर में किन बिंदुओं पर आपको लगा कि यही वह क्षेत्र है जिसमें आप रहना चाहते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और पीएमएस फर्म की स्थापना कैसे हुई? तो मेरा मतलब है मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है मैंने 1997 में शुरुआत की थी, यानी ठीक मेरे 10वीं के बाद। तो हमारी मारवाड़ी गुजराती परिवारों में आप जानते हैं, परिवार ऐसे होते हैं कि 3 महीने छुट्टी है तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो बेहतर है कि आप ऑफिस चले जाओ। तो उसी समय मैंने 2 महीने तक नियमित रूप से ऑफिस जाना शुरू किया और फिर मैं स्क्रीन पर देखने में भी रम गया। साथ ही बिजनेस के बारे में पढ़ने लगा, कंपनियों के बारे में पढ़ने लगा और अपने भाई से उन सभी बिजनेस के बारे में बात करने लगा जिनमें उसने निवेश किया था, और इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो मैंने वहाँ कुछ कंपनियों को देखा और शुरुआत में मैं फैमिली ऑफिस का हिस्सा था। तो 10 साल तक मैंने उनसे सीखा कि कंपनियों को कैसे देखना है और इसी तरह की बाकी बातें। और फिर मैं हमारी कंपनी के इंस्टीट्यूशनल साइड में चला गया, जहाँ मैंने म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों, बैंकों की सेवा की और बाहर के सभी लोगों से मिला। पहले 10 साल तो आप जानते हैं कमरे में थे, और अगले 10 साल बाहर लोगों से मिलकर और कंपनियों के बारे में जानकर बहुत अच्छे थे। मतलब आप जानते हैं, यह एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहां आप एक साथ कई व्यवसायों के बारे में सीख सकते हैं। तो मेरी रुचि लगातार बढ़ती गई और फिर मुझे लगता है कि 20 साल बाद मैंने सोचा कि आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा है जो मैं पूरी ज़िंदगी करना चाहता हूँ। तो फिर मैं पैसे का प्रबंधन करने की ओर बढ़ गया और इसी तरह ये सब शुरू हुआ। तो आपके सबक घर से ही शुरू हो गए थे? हाँ, एक तरह से बिल्कुल। तो इसका सारा श्रेय मेरे भाइयों को जाता है, जिन्होंने मुझे इसमें लाया, मुझे सिखाया, शुरू में मेरा मार्गदर्शन किया और आप जानते हैं, मुझे वह सारी जानकारी दी जो ज़रूरी थी और मुझे मैदान में उतार कर अनुभव करने का मौका दिया। और हाँ, अब ये किसी तरह खून में ही आ गया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि सभी भाई हमेशा साथ हैं और परिवार ही इस यात्रा की रीढ़ और मुख्य कारण रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। आप जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पैसे का प्रबंधन कर रहा है और जो सक्रिय रूप से पोर्टफोलियो संभाल रहा है, आपको हमेशा समय से आगे रहना होता है। आपको अवसरों को ढूंढना होता है, और वह कौन सी जगह है जहां आपको अल्फा मिलेगा, क्योंकि यही वह मूल्य है जो आपको अपने निवेशकों को देना होता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको कोई ऐसा अवसर पहचानना होता है जिसे अभी तक बाजार ने नहीं पहचाना है, तो आप कौन सा सोचने का तरीका और कौन सा ढांचा अपनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, आमतौर पर हम एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं, जहां हमारी टीम वॉलफोर्ट पीएमएस में हमारी 14 लोगों की टीम है और हम लगातार यह पढ़ते रहते हैं कि देश में और बाहर कौन कौन सी नीतियां और सूक्ष्म महामंदी, माइक्रो मैक्रो बदलाव हो रहे हैं। और हम बाहर के कई देशों के बारे में भी बहुत पढ़ते हैं, जहां हमने देखा है कि कंपनियां स्मॉल कैप से लार्ज कैप में ट्रांजिशन करती हैं। और हम सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 2 या 3 सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तब हम उस विशेष सेक्टर की शीर्ष 3 से 5 कंपनियों से मिलते हैं। और फिर प्रबंधन से मिलने के बाद उनकी क्षमता को समझना और निश्चित रूप से प्रबंधन से मिलना यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है,
जो मुझे लगता है कि आपको यह समझने में गहरी झलक देता है कि वे कितने सक्षम हैं, उनकी टीम कैसी है और उनका सेटअप कैसा है। और उन्हें जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब बाजार उन्हें पहचान लेता है तो उसमें आप उतना ही कमा सकते हैं। तो जल्दी पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह जानना कि अगले 3 से 5 सालों में कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, और फिर उन कंपनियों से मिलना जो अभी तक म्यूचुअल फंड्स और बड़े खिलाड़ियों द्वारा पहचानी नहीं गई हैं। इसलिए आपको हर हफ्ते एक नई कंपनी से मिलते रहना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है। हम हर साल लगभग 50 से 60 कंपनियों से मिलते हैं और अपना डाटाबेस तैयार करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी कंपनी वास्तव में वही कर रही है जो उसने कहा था, और जब हमें लगता है कि उसमें संभावनाएं हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, शामिल होते हैं, निवेश करते हैं। अब जानते हैं, हमने मनीवी पर इतने सारे मार्केट लीडर्स से बात की है, और एक बात जो वे सभी कहते हैं वह यह है कि प्रबंधन से मिलना आपको ऐसी जानकारियां देता है जो बैलेंस शीट और P&L नहीं दे सकते। और आप निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं हैं, क्योंकि प्रबंधन की बॉडी लैंग्वेज, उनकी दृष्टि और कंपनी के लिए उनके दीर्घकालिक लक्ष्य बहुत कुछ बयां करते हैं। जब आप स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जानें जो प्रमोटर इसमें शामिल है उसके अंदर वह जुनून, वह जोश, जोखिम उठाने की क्षमता और उसे संभालने की योग्यता हो। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब कंपनी छोटी होती है तो उसमें ज़्यादा सेकंड टियर, थर्ड टियर जैसी परतें नहीं होती जिन पर वह निर्भर कर सके। ज़्यादातर सब कुछ वही कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है और अच्छा करता है तो ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। यही मैंने हमारे PMS में भी देखा। शुरू में सिर्फ 3 लोग थे और जैसे जैसे हम बढ़ते गए अब हमारी टीम में 14 लोग हैं। तो शुरू में वही प्रमोटर होता है जिसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप जानते हैं, उसके व्यवसाय के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसकी सोचने की प्रक्रिया, उसके व्यवसाय और उससे जुड़े सभी लोगों के प्रति उसकी नैतिकता और ईमानदारी, चाहे वह कच्चा माल सप्लाई करने वाला हो, अंतिम ग्राहक हो या कोई भी चैनल पार्टनर जिससे वह डील कर रहा हो, ये सब बहुत मायने रखता है। हमें अपनी भाषा में कहें तो प्रमोटर को सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते। यह बात आप तभी जान सकते हैं जब आप उससे मिलें और उसके साथ समय बिताएं। इसलिए हम किसी कंपनी में निवेश करने से पहले प्रबंधन के साथ बहुत समय बिताने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से वह ज्ञान भी प्राप्त कर रहे होते हैं जो आपने अपने करियर में सैकड़ों प्रबंधन से बात करके हासिल किया है। मेरा मतलब है यही वह चीज़ है जिसने मुझे जो भी हासिल करना था उसमें मदद की है। मेरा मतलब है हम पिछले 5 वर्षों में 51% की तरह का रिटर्न देने में सक्षम रहे हैं। तो इसका सारा श्रेय उन सभी प्रबंधन को जाता है जो हमारे संपर्क में रहे हैं, और आप जानते हैं उन्होंने वास्तव में वही दिया जो उन्होंने कहा था और बाजार ने उन्हें शानदार इनाम दिया है। तो चलिए आपके इस अनुभव से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपके अनुसार अगर आपको अब भी सिर्फ एक ही उद्योग का नाम लेना हो तो वह कौन सा उद्योग होगा जो आपको वर्तमान रुझानों और मौजूदा इकोसिस्टम के कारण सबसे अधिक संभावनाशील लगता है? वह कौन सा एक उद्योग है जिसे आप चुनना चाहेंगे? मुझे लगता है कि डेटा सेंटर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगले 3 से 5 वर्षों में देश के तौर पर हमें जिस तरह की आवश्यकता होगी, और आने वाले कुछ वर्षों में एक कानून भी बदलने वाला है जिसमें सरकार ने कहा है कि देश में जितना भी डेटा बनता है, चाहे वह किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा हो, उसे देश के भीतर ही संग्रहित करना होगा। तो उस डेटा को संग्रहित करने के लिए जितनी जगह की आवश्यकता है वह वर्तमान में उपलब्ध जगह का केवल 10% है, जबकि भविष्य में उससे कहीं अधिक जगह की ज़रूरत होगी। तो अभी इस क्षेत्र में शीर्ष 3 खिलाड़ी हैं, जैसे AWS, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इसलिए भविष्य में और भी बहुत अधिक डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई विशेष कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मेरा मतलब है मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन डेटा सेंटर बनाने में कई सहायक हिस्से होते हैं, है ना? हार्डवेयर से लेकर वायर, केबल, कूलिंग सॉल्यूशंस और बहुत सी अन्य चीज़ों तक। तो इन सभी कंपनियों ने, जहां भी आप किसी विशेष खिलाड़ी को देखें, उन हिस्सों की लगातार आपूर्ति करने के मामले में एक मजबूत स्थिति बना ली है। तो अगले 5 वर्षों तक टैम का उपयोग किया जाएगा, जहां देश में डेटा को संग्रहित करने के लिए डेटा सेंटर्स बनाए जाने हैं।
लेकिन कौन अच्छा प्रदर्शन करेगा यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बहुत सी ऐसी कंपनियों से मिल रहे हैं जो डेटा सेंटर में अलग अलग हिस्सों का काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि हमें कोई विजेता मिलेगा। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये विस्तार रियल एस्टेट भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मतलब है सिर्फ एक डेटा सेंटर स्थापित करना आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। जैसा कि मैंने कहा, रियल एस्टेट एक हिस्सा है और वह इसमें एक कमोडिटी की तरह है, तो कई रियल एस्टेट कंपनियों के पास वह जगह हो सकती है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो केवल किसी विशेष हिस्से को प्रदान करने पर केंद्रित है और जहां उस विशेष हिस्से की कमी होगी, क्योंकि आप जानते हैं डेटा सेंटर्स में ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ है और अगर 1 मेगावाट का डेटा सेंटर शुरू से बनाया जाए तो उसमें बहुत पैसा लगता है। तो जिस तरह का पैसा चाहिए और जितनी डेटा सेंटर की जगह चाहिए वह बहुत बड़ी है। तो आप जानते हैं बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो बिजली एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इसे 24 घंटे चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि डेटा सेंटर्स कभी बंद नहीं हो सकते और डेटा सेंटर चलाने के लिए जिस तरह की बिजली चाहिए वह बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पहलू हो सकता है जिस पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारी केबलिंग, बहुत सारे कूलिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि गर्मी एक ऐसी चीज़ है जो इसे धीमा कर देती है और इसे बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। तो अगर कोई बेहतर कूलिंग सॉल्यूशन दे सकता है तो वह भी लागत बचाएगा। तो आप जानते हैं हम अच्छी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जो इस सेक्टर में सेवाएं दे रही हैं। और हाँ, हम मिल रहे हैं, हम कुछ से मिले हैं और कुछ से मिल रहे हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 2030 तक ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। डेटा सेंटर और उससे जुड़े अन्य सेक्टरों के अलावा क्या कोई और सेक्टर है जिसके बारे में आपने बात की थी? हर सेक्टर को जब हम देखते हैं तो आमतौर पर हम उसमें सहायक या प्रॉक्सी के जरिए निवेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुख्य कंपनी पहले से ही खोजी जा चुकी होती है। आप जानते हैं, हमें कुछ लोग पता हैं जो डेटा सेंटर स्पेस उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ कंपनियां पता हैं जो डेटा सेंटर बना रही हैं, लेकिन वे सहायक कंपनियां जो सबसे आगे नहीं हैं वहीं हमारा फोकस रहता है, क्योंकि उनके पास लगातार ऑर्डर बुक होती है और वह बढ़ती रहती है। जहां वे सबसे आगे नहीं हैं और उन्हें उन डेटा सेंटर्स को पहले से तैनात करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। तो आप जानते हैं, प्रॉक्सी के जरिए निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। तो हाँ, अगर आप मुझसे पूछें तो डेटा सेंटर एक और इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि अस्पताल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। हेल्थ केयर पूरे तौर पर, क्योंकि भारत आज सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। जो हेल्थ केयर की ज़रूरत है वह बहुत बड़ी है और भारत को छोड़कर मुझे लगता है कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये अफोर्डेबल नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ने वाला है आगे, और इस तरह से हेल्थ केयर और अस्पतालों का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। और शिप बिल्डिंग भी मुझे लगता है एक और क्षेत्र है जहां भारत आज 100% आयात पर निर्भर है, हम कोई जहाज़ नहीं बना रहे हैं। तो ये भी एक क्षेत्र है जिस पर सरकार ने बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक बार जब नीति बन जाती है और फिर कौन उस क्षेत्र में प्रवेश करता है। और आप जानते हैं, हम आज उन कंपनियों को देख रहे हैं ताकि अगर हम आज कुछ निवेश कर सकें तो जब असली नीति आए और कंपनी अच्छा प्रदर्शन करे तो आप अपनी तैयारी के साथ तैयार हों। जी ठीक है, समझ गया। तो जब आपने इंडस्ट्री चुन ली, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन का आकार आपके फैसले को प्रभावित करता है? क्योंकि भारत में आपके पास निश्चित रूप से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां हैं और एक बड़ा हिस्सा तो स्मॉल कैप्स का ही है, और आप लगातार देख रहे हैं कि और भी कंपनियां खुद को लिस्ट कर रही हैं। तो क्या आप कंपनी के आकार, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर उदासीन हैं, या फिर जब तक बिजनेस अच्छा है आपको मार्केट कैप की परवाह नहीं है? तो वॉलफोर्ड पीएम में जैसा कि हमने 4P रणनीति अपनाने का फैसला किया है। पहला P है प्रमोटर, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी और आखिरी है प्राइस। पहला P बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे आकार या फिर छोटी कंपनियों में जो एक्सेस मिलता है और मैनेजमेंट आपकी बात सुनता है वो बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनियों में नहीं होता। इसलिए हम ऐसी कंपनियों को देखने की कोशिश करते हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच हो, जहां हम न केवल प्रमोटर और पूरी टीम से बिजनेस को समझ सकें बल्कि उन्हें थोड़ा बहुत मदद भी कर सकें, क्योंकि मेरे पास म्यूचुअल फंड साइड में 10 से 12 साल का अनुभव है। तो हम उन्हें इस बारे में भी गाइड करते हैं कि वे क्या नहीं कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि आज जो पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा मैनेज किया जाता है वह लाखों करोड़ों में है।
तो आखिरकार आप वहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी नहीं हैं जो कुछ ज़रूरी डिस्क्लोजर या सही इन्वेस्टर रिलेशंस, सही कॉन्फ्रेंस कॉल्स जैसी चीज़ें फॉलो कर रही हों। तो जब तक आप ये सब नहीं करते, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वास्तव में आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम न सिर्फ निवेश करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी मार्गदर्शन देते हैं कि उन्हें किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल कंपनी बनने की दिशा में ट्रांजिशन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यही चीज आपकी फर्म को सबसे अलग बनाती है? और जैसा कि आपने पिछले 5 सालों में 51% का जिक्र किया था, तो मैं लगभग 100% श्रेय उसी सोच को दूंगा जो मेरे पास पहले दिन से थी, क्योंकि मैंने 10 साल प्रॉप साइड पर काम किया है, जहां हम माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में निवेश करते थे। और फिर जब हमने देखा कि वे कंपनियां वास्तव में संस्थानों द्वारा खरीदी जा रही हैं, तो मैंने देखा कि इसमें एक अंतर है, जहां उन कंपनियों को सही सलाह नहीं मिल रही है कि उन्हें किस तरह की कॉरपोरेट गवर्नेंस अपनानी चाहिए, किस तरह के डिस्क्लोजर करने चाहिए, किस तरह की मीटिंग्स करनी चाहिए और किस तरह की जागरूकता बनानी चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जब कंपनियां सुर्खियों में नहीं होती, तभी उन्हें पहचानें और फिर उन्हें सही रास्ता दिखाएं। स्पष्ट है कि व्यवसाय अच्छा होना चाहिए, प्रमोटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, नैतिकता, ईमानदारी, सब कुछ सही होना चाहिए ताकि हम उन्हें वहां तक ले जा सकें, क्योंकि हमारे पास एक विश्वसनीयता है जो हमने और हमारे परिवार ने पिछले 30 वर्षों में बनाई है। तो एक बार जब हमें यकीन हो जाता है, आप जानते हैं, जे हम बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी रहते हैं कि हम क्या करते हैं, तो अगर हमें वही जुड़ाव महसूस होता है तो हम पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं और हर संभव तरीके से उनकी मदद करते हैं, चाहे वह हमारा नेटवर्क हो या हमारी समझदारी। छोटे बच्चे इसे क्या कहेंगे? माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक उत्पाद के रूप में पीएम के बारे में बात करते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि यह एक निवेशक के निवेश बास्केट में कैसे फिट बैठता है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, आपके पास जाहिर है म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएम्स एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, एआईएफ है और भी बहुत कुछ है। तो मैं बस जानना चाहती हूं कि पीएम्स एक व्यक्तिगत निवेशक के पोर्टफोलियो में कैसे फिट बैठता है। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। मैं कहूंगा कि सबसे पहले भारत में अभी भी इक्विटी एक एसेट क्लास के रूप में बहुत ही कम पहुंची है। आज हम देखते हैं कि लगभग 80 से 85% लोगों का पैसा रियल एस्टेट में है, 8 से 10% एफडी में है और सिर्फ 5 से 7% ही इक्विटी निवेश में गया है। तो मुझे लगता है सबसे पहले सभी को यह पता होना चाहिए कि इक्विटी एक लचीला, पारदर्शी और अन्य एसेट क्लास की तुलना में अच्छा रिटर्न देने वाला विकल्प है। तो होता ये है कि जब आप रियल एस्टेट या सोने में निवेश करते हैं तो आप उसे खरीदते हैं और अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। आप इसे 10, 15, 20 साल तक अपने पास रखते हैं और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसमें निवेश करते हैं, जबकि जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप अपनी डिस्पोजेबल इनकम का केवल आधा प्रतिशत या 1% निवेश करते हैं और फिर भी आप उसी तरह के रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह समझें कि चाहे वह म्यूचुअल फंड के ज़रिए हो, पीएमएस के ज़रिए हो, एआईएफ के ज़रिए हो, जो भी किसी की जोखिम लेने की क्षमता या सोच के अनुसार उपयुक्त हो, वह ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इक्विटी में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जैसा कि हमने अपने परिवार में किया है, तो 90 के दशक में जब मेरे भाई ने शुरुआत की थी, तब मेरे पिता टेक्सटाइल्स में थे, लेकिन मेरे भाई ने इक्विटी की ओर रुख किया और पिछले 30 से 35 वर्षों से हम लगातार निवेश कर रहे हैं। तो इसने हमें, आप जानते हैं, मैं कह सकता हूं कि इसने हमें एक बेहतर जीवन शैली या हमारी अगली पीढ़ी के लिए जीवन शैली में एक स्तर ऊपर दिया है। तो मुझे लगता है कि हर परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर दे तो वह अगली संपत्ति बने। इसलिए आपको लगातार निवेश करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि निवेश का कौन सा तरीका ठीक है, मेरा मतलब है कि आप जानते हैं, फाइनेंस चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर भी चुन सकते हैं, जहां भी आपको सुविधा महसूस हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप पीएमएस जैसे किसी में बड़ी राशि निवेश करने का निर्णय लेते हैं। तो जिस तरह की रिसर्च हम करते हैं जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, उसी तरह की रिसर्च आपको भी करनी चाहिए जब आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी राशि नहीं है, 50 लाख न्यूनतम है। हाँ,
तो जब आप इतनी बड़ी राशि किसी को सौंपते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करनी चाहिए, जैसे कि वह कितने समय से मार्केट में है या आप जाकर मिल सकते हैं, या जो भी तरह की जांच पड़ताल हो वह आपको करनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो रेड फ्लैग हो सकती है। तो रेड फ्लैग ये है, मेरा मतलब है कि पीएमएस में जब मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर आपको समय पे स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा है या वह बहुत ज़्यादा चर्निंग कर रहा है, और मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि कोई विशेष रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कंपनी वाकई में मौजूद है या नहीं, उसके पास उचित सेबी लाइसेंस है या नहीं, और बाकी सब कुछ है या नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि कस्टोडियन कौन है और ये सारी चीज़ें सही जगह पर हैं या नहीं। कम से कम ये चेक बॉक्स तो आपको टिक करने चाहिए। ठीक है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स की दुनिया के बाहर जरा बताइए कि जिंदगी कैसी है। शौक, मुझे पता है कि आपका परिवार बड़ा है, तो मुझे यकीन है। हाँ, मैं सारा श्रेय सिर्फ परिवार को ही देता हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने अपनी माँ को बहुत ही कम उम्र में, जब मैं 15 साल का था, खो दिया था, लेकिन संयुक्त परिवार होने की वजह से आप जानते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चला, और इसीलिए परिवार के साथ समय बिताना एक ऐसी चीज़ है जो हम लगातार करते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जन्मदिन पार्टियाँ, इतनी सारी सालगिरहें, इतनी सारी आउटिंग्स होती रहती हैं। और इसके अलावा मुझे फिल्में देखना पसंद है, मुझे खेल खेलना पसंद है, कभी कभी क्रिकेट, कभी कभी बैडमिंटन। पैडल नहीं, आजकल तो हर कोई पैडल खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ठीक है, खैर श्री भारदिया, ये वास्तव में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत थी। शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि निवेश के पिछले 25-30 वर्षों में आपने क्या सीखा है, और मुझे यकीन है कि दर्शक भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मोबिना। और मुझे आशा है कि मैं मनी टीवी के सभी दर्शकों के लिए प्रासंगिक था, और मैंने जो कुछ भी कहा उससे वे कुछ न कुछ समझेंगे। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। और इसी के साथ हम मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोचक सामग्री के लिए सदस्यता बटन दबाना न भूलें।